गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ज्ञान सागर एडुटेक में। मैं डॉक्टर मनोज, फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडी, आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताएंगे, फेडरलिज्म। क्लास 10th के लिए ये चैप्टर सिविक्स में अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे एग्जाम्स हैं, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, एनडीए, सीडीएस और भी आरईएस, इन सब के लिए भी इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। लगभग पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए का, अगर आप प्रीवियस उठा के देखोगे एनडीए के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां इस चैप्टर से वहां आपको मदद करेगा। और क्योंकि आपको दिखेगा कि ये वहां अगर आप एनडीए का देखोगे चैप्टर, वो क्वेश्चन पेपर, तो आपको लगेगा कि शायद नहीं, लेकिन अगर आपको ये बेसिक नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो वैसे ही हम आज उसको ध्यान में रखते हुए एनडीए को और भी बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्जाम है उनको ध्यान देते इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। स्पेशली मैं पहले ही बोल चुका हूं क्लास 10th के लिए, क्योंकि अभी नज़दीक है बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों का। और मुझे जहाँ तक याद है कि मार्च में आपका सोशल स्टडी का पेपर है, और बहुत बच्चे, जैसे सबकी आदत होती है कि सोशल स्टडी को थोड़ा सा वो इतना वो लेते नहीं हैं, लाइट लेके चलते हैं, और बाद में आपको पता है कि बहुत सारे उसके मिस हैपन देखने को मिलते हैं कि क्या होता है कि बच्चे सोशल स्टडी में बहुत अच्छे नंबर नहीं लाते। लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आप इस चैप्टर से आज जब मेरे से पढ़ लोगे तो आपको, जब आप सॉल्व करोगे अपने क्वेश्चन पेपर को, 10th वाले भी, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ एनडी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को एनडी का एग्जाम भी देना है। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद सीधा प्रिपरेशन में लग जाते हैं, तो वहाँ भी आपको देखा होगा, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं तो वो भी जो जीके या जीएस का सेक्शन होता है उससे घबराने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको देखिए कितना इजी करके आपको इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ। चैप्टर नेम इज फेडरलिज्म, है ना। बहुत बच्चों को पता होगा कि व्हाट इज फेडरलिज्म। चलिए बात करते हैं कि क्या है फेडरलिज्म। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से, टुडे वी विल कवर द सेम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्टली बात करेंगे और द इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, and then after introduction we will be discuss about federalism and its feature. Important topic, federalism and its feature क्या है। फिर फेडरलिज्म के टू रूट्स ऑफ द फेडरलिज्म, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया एज ए फेडरल नेशन, कि कैसे आप इंडिया को कहोगे कि इंडिया एक फेडरल नेशन है। और आप ये तभी बता पाओगे जब आप फेडरलिज्म को समझ पाओगे, फेडरलिज्म की डेफिनेशन को समझ पाओगे, तभी आप फेडरलिज्म के बारे में बताओगे कि इंडिया फेडरलिज्म है या किसी और पैटर्न को, गवर्नमेंट ऑफ पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है। देन आफ्टर इंडिया एज ए फेडरल नेशन वी विल टॉक अबाउट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, और कि इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिसाइज किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और लास्ट में हम जिस टॉपिक को लेंगे उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट में आपको रूरल एंड अर्बन। ठीक है बच्चे, चलिए फेडरलिज्म। बहुत बच्चे आपने सुना होगा कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। फेडरलिज्म जिन बच्चों को पता होगा वो भी समझ ले, और स्पेशली स्टूडेंट्स जो एनडीए के हैं या और किसी कंपटीशन एग्जाम के हैं, आप जब वर्ड के डेफिनेशन को नहीं समझ पाते हो तब तक, तो आपके सामने कितना भी इजी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। लेकिन अगर आप किसी वर्ड की डेफिनेशन को समझ गए, है ना, और स्पेशली ऐसे जो ये वैकेब है पॉलिटी में बहुत परेशान करती है, कि अगर हम पॉलिटी के वैकेब को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसके मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन हमारे सामने इजी भी होता है लेकिन हम उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरलिज्म का सिंपल मतलब है ना, पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो फेडरलिज्म का सिंपल
मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कि किस तरह की गवर्नमेंट सिस्टम है। या आप एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं कि टू और मोर लेवल, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल डेफिनेशन, कि किसी कंट्री में गवर्नमेंट्स के कितने लेवल है। लेवल आप समझ रहे होंगे, आपने इंडिया में देखा होगा, इलेक्शन के समय मोस्टली आपको ज्यादा चीजें याद आएंगी। 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन खत्म हुआ, वहां पर जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फिर अभी आपने देखा होगा रिसेंटली अब बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ, ठीक है, बिहार का इलेक्शन समाप्त हुआ, और अभी फिर किसी स्टेट में जल्दी जल्दी आपको पता है कि अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव होने वाला है। तो आपको समझना होगा कि क्या गवर्नमेंट जब एक जहां पीएम बनता है तो उसका अलग से इलेक्शन क्यों होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का सीएम बनता है तो उसका अलग से इलेक्शन क्यों होता है, ठीक है। हालांकि इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास एक ही गवर्निंग बॉडी है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल लेवल के इलेक्शन और स्टेट लेवल के, इन दोनों लेवल्स के जो इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं वो कौन कराता है? ईसीआई, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, जिसका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो वहां पर ये गवर्निंग बॉडी भारत सरकार, मतलब भारत सरकार और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हैं, स्टेट्स, उनके इलेक्शन भी संपन्न कराती है। तो पहले जो मैंने लाइन लिखी है, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स इज अ, यही क्या है? फेडरलिज्म है। आपने देखा होगा इंडिया, और इंडिया के साथ साथ, है ना, उसके 28 क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हैं, जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं, है ना, 28 स्टेट, और साथ में क्या है हमारे पास? 8 यूटीज है। और स्पेशली उन 8 यूटीज में से क्या है, अगर आप देखोगे 3 यूटीज ऐसी हैं क्या जिन पे क्या है, जिनका असेंबली है, जहां पर सीएम इलेक्ट होते, इलेक्शन होते हैं, और जो उस स्टेट्स की जो वोटर्स होते हैं अपनी असेंबली को इलेक्ट करते हैं, असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, और वहां से फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सीएम बनता है। और वो 3 स्टेट्स आपके कौन कौन से? पहला दिल्ली, सेकंड पांडिचेरी, और थर्ड जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एक, उससे 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट था, उसको 5 अगस्त 2019 के बाद वह स्टेट का जो स्टेटस था उनको हटा के अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर क्या है? वो स्टेट ना होकर एक यूटी है इंडिया की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं और भी कुछ क्या। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीधा आप समझ गए होंगे डेफिनेशन, बच्चे कोई दिक्कत? वन ऑफ द की चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। यहां पर 2 केस स्टडी इस चैप्टर में अगर बात करें, 2 मेन स्टडी आपको, केस स्टडी आपको देखने को मिल जाएगी। एक का ना बेल्जियम, है ना, कि बेल्जियम में कैसे अपने उसने फेडरलिज्म को कैसे एक अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है दुनिया के सामने, ठीक है। तो दूसरा आप देखोगे श्रीलंका, बेल्जियम जिसने पूरा फेडरलिज्म को फॉलो किया है, और वहीं अगर श्रीलंका का जब हम केस स्टडी करेंगे इस चैप्टर में तो आप देखोगे वहां यूनिटरी गवर्नमेंट्स को फॉलो करता है। और मोस्टली चलिए यूनिटरी गवर्नमेंट अगर कोई कंट्री फॉलो कर रहा है तो डजंट मैटर, लेकिन समस्या है कि वहां पर मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स को फॉलो किया गया। मेजॉरिटी मतलब कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो अपने आप को वहां का शासक मानते हैं, ठीक है। तो कितना, इसलिए आप देख रहे होंगे बेल्जियम यूरोपियन कंट्री जो इतने अच्छे से वहां की गवर्नमेंट सेटअप है, इथनिसिटी के बेस पर गवर्नमेंट्स बनी हुई है, जहां चाहे ज्यादा इथनिसिटी हो किसी का चाहे कम हो, उनको बराबर क्या दिया गया है? उनको बराबर गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मैं बात कर रहा हूं श्रीलंका की। आप श्रीलंका को देख रहे हो कि जब से श्रीलंका में इस तरह के मॉडल्स को अपनाया गया है, श्रीलंका हमेशा किस में रहता है? हमेशा सिविल वॉर। और कई बार तो वहां आपने देखा होगा, इसलिए समय आपने देखा होगा वहां की कॉमन जो पब्लिक है वो उसने अपने राष्ट्र कांग्रेस मतलब उसको जो शासनाध्यक्ष है उन्हीं को हटा दिया, ठीक है। तो ये आप यहां पर वो ऐसा होगा ही, बहुत सारे कंट्री जो इस तरह की पॉलिसी अपनाई है उनके साथ ऐसा होगा। तो ये तो 2 केस स्टडी, बाकी आगे देखते हैं कहां क्या है। देखिए
एनी डेमोक्रेटिक कंट्री कैन हैव आइदर ऑफ दीज टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी डेमोक्रेटिक, आप बोलते हो कि प्रेजेंट वर्ल्ड जो है, मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, वो किसको, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम भी बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डेमोक्रेसी है। इंडिया लोगों के मतलब देशों के सामने एक अपने आप को मिसाइल पेश करता है कि हम क्या हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि देखिए तो क्या है गवर्नमेंट, आप देखते होंगे गवर्नमेंट एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी मतलब सिंगल, जहां पर पावर को शेयर नहीं किया गया, गवर्नमेंट इलेक्टेड है। यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, कि पूरे कंट्री में एक ही गवर्नमेंट है, उसका नाम क्या होगा, नेशनल गवर्नमेंट, है ना। कोई और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उस कंट्री की, वहां और कोई ऐसी नाम की वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, केवल एक पूरे कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट होगी। आप उसे नेशनल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं किसकी, फेडरलिज्म की, तो वहां पर क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मैंने ऑलरेडी आपको पिछली स्लाइड्स पे बताया गया कि फेडरल मींस टू और मोर लेवल। फिर मैं लिख देता हूं एक बार, फेडरलिज्म मींस टू और मोर लेवल। और आप समझ लीजिए इंडिया को क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया के, और आप समझ लीजिए कि इंडिया में आपको देखने को मिलता है सिस्टम ये टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सच एज जैसे इंडिया की बात करें तो आप देखोगे इंडिया में क्या, अब अगर आप बात करोगे इंडिया में तो टॉप लेवल पर जो सेंट्रल लेवल पर है तो वहां आप क्या है, जिसको आप क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, और वही आप देखोगे अगर आप बात करो सेकंड लेवल पर, सेकंड नंबर पर आप क्या बोलते हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और इंडिया में आपको थर्ड लेवल पर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी जिसको हमने क्या कहा, लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, दीज आर द पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट, ओके बच्चों। तो ये टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरलिज्म। तो इंडिया में आपको पता है कि फेडरलिज्म अच्छी तरह से प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, हर 5 साल बाद यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शन जिससे हम अपने पीएम को इलेक्ट करते हैं, है ना। फिर आप देखोगे स्टेट्स गवर्नमेंट, डिफरेंट जो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें भी आफ्टर 5 ईयर बाद जो इलेक्शन होते हैं तो वहां से आप देखते हो कि अपने सीएम्स को इलेक्ट करते हो। ठीक है, तो इट आपके लिए आई होप अब सभी बच्चे चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप जान गए होंगे कि क्या होता है फेडरलिज्म। एनी डाउट? चलिए बच्चे, फेडरलिज्म क्लियर, डेफिनेशन अब आप समझिए। जब डेफिनेशन क्लियर हो जाती है तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, तो क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ देते हैं। चलिए, यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट्स के 2 फॉर्म्स होती है। ठीक है, पहला यूनिटरी यूनिटरी मतलब पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं फीचर ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट्स, क्या क्या फीचर्स है यूनिटरी गवर्नमेंट्स के और क्या क्या फीचर्स होंगे। देन बात करेंगे फेडरल नेशंस की, कि वहां की गवर्नमेंट्स होती तो वो किस तरह की, उसके क्या फीचर्स होते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट्स अंडर द यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी मतलब सिंगल, वर्ड से पता चल रहा है, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल लेवल, जिसको आप कहीं पर यूनियन लेवल कह देते हैं, कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट करते हैं, और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, अगर कोई यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये मैं आपको बता रहा हूं, यूनिटरी गवर्नमेंट्स में उसकी कुछ सब यूनिट्स हो सकती हैं, बट ऑल सब यूनिट्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट्स सबऑर्डिनेट्स ऑफ द
यूनिटरी गवर्नमेंट, है ना। एंड अदरवाइज अगर मैं बात करूंगा, जब बात करेंगे फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म में टू और मोर लेवल, बट जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स के जो गवर्नमेंट्स होती है, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो बेसिक पता चल गया होगा आपको, बेसिक डिफरेंस पहला पता चल गया होगा कि आप यूनिटरी गवर्नमेंट्स में क्या डिफरेंस है और फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स में क्या डिफरेंस है। कि अगर कोई कंट्री यूनिटरी गवर्नमेंट्स को फॉलो करता है, यूनिटरी गवर्नमेंट्स के मॉडल को फॉलो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर या तो सिंगल लेवल गवर्नमेंट होगी, और अगर वो सिंगल लेवल के साथ साथ वहां पर कोई अदर गवर्नमेंट्स भी कोई सेटअप हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अदर गवर्नमेंट्स क्या है, दीज आर द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट्स। यानी कि जो वो कोई भी अपने यानी कि इंडिपेंडेंट पावर को यूज नहीं कर सकती, उनको जो भी डिसीजन लेने होंगे, उनको जो भी पॉलिसीज मेक करनी होगी, वो अकॉर्डिंग टू उनके यूनिटरी गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग बनानी होगी। तो पहला फीचर। सेकंड फीचर, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव देयर ओन पावर्स। अगर यहां पर मैं पहले बता चुका हूं कि वो इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रिटन होगा, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर वहां कोई फॉर्म्ड है, कोई कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स की कोई गवर्नमेंट्स है, तो उसके पास अपनी कोई भी गवर्नमेंट, अपनी कोई भी पावर नहीं है। एंड और आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कोई भी डिसीजन लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रेस्पॉन्सिबल को बताने के लिए पहले उसको बताना पड़ेगा, तब जाके वो कोई डिसीजन ले पाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है ना, कि वो किस तरह के लॉ पास करे, किसके लिए, स्टेट के लिए। सम कंट्रीज दैट फॉलो यूनिटरी, कौन कौन से, यहां पर एक बहुत अच्छा, ये आपको जो यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कभी कभी अगर मैं बात करूं, वो एनडीए में भी आपको बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको एग्जांपल पूछ लेते कि कौन सा कंट्री है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग दैट फॉलो द यूनिटरी गवर्नमेंट, कौन सा फॉलो करता है मॉडल को यूनिटरी गवर्नमेंट्स का। और बाकी सीबीएसई का जो 10th का पेपर है उसमें तो आपको एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा हर बार, ठीक है। तो सम कंट्रीज दैट फॉलो यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट आर फ्रांस, जापान एंड पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना सोच लिए, चाइना हमारा जो पड़ोसी है, आपको पता है कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम को फॉलो करता है ना। अलग अलग स्टेट्स की वहां गवर्नमेंट होती होगी, लेकिन दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको जवाबदेही है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको कहेगी उनके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ। दीज आर द फीचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉलो द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया यूएसए है ना, बेल्जियम, इंडिया, नो। यूएसए, जापान एंड बेल्जियम, नो। यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना एंड श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी एंड इंडिया। तो यहां पर आप देखोगे चाइना है, श्रीलंका है ना। विच कंट्री हैज फॉलो द यूएसए, जापान, और आप देखिए मैंने अभी आपको ये बताया था क्वेश्चन तुरंत, क्या है, फ्रांस, जापान, और जहां पर फ्रांस, जापान, चाइना है, कुछ ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सा बन रहा है, यहां आपका क्वेश्चन बन रहा है यूएसए, जापान एंड बेल्जियम, यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना एंड श्रीलंका। तो यहां आंसर अभी हिसाब से ये होगा आपका। चलिए जो आगे बढ़ते, फेडरलिज्म, जिसको हम टॉपिक का नाम ही है फेडरलिज्म, है ना। तो आपको समझ लिए क्या डिफरेंस है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका पहले अभी जितनी देर डिस्कशन हुई है पता चली गया होगा कि फेडरलिज्म क्या है। तो जा देखिए क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको डेफिनेशन एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना होता है उसके लिए कुछ भी पूछे आपको रिगार्डिंग टू फेडरलिज्म, है ना, राइट्स द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, तो पहला आपको काम क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी होगी 1 लाइन में फेडरलिज्म के बारे में। देन यू विल बी राइट अबाउट द फेडरलिज्म या मेरिट्स ऑफ द फेडरलिज्म, जो भी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिखना होगा। और व्हाट इज द फेडरलिज्म, आपको ये क्या, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड, है ना, जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स
और वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होती हैं? स्टेट्स गवर्नमेंट, है ना, स्टेट्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सही ना। तो जहां उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म हैज टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिंपल डेफिनेशन, फेडरलिज्म हैज टू और मोर लेवल गवर्नमेंट्स। क्लियर? तो डेफिनेशन तो आई होप क्लियर होगी चकाचक एकदम। क्यों बच्चों बताइए, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, है ना। तो रेस्पॉन्सिबल फेडरलिज्म, मैंने क्या कहा? टू और मोर लेवल गवर्नमेंट। यहां फिर लिख देता हूं मैं, टू और मोर लेवल गवर्नमेंट। टू और मोर लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो गवर्नमेंट एंटायर कंट्री के लिए होगी। अब याद कीजिए, सीधा इंडिया में आ जाइए, बात अपने इंडिया को ध्यान रखिएगा। तो पूरे कंट्री के लिए, पैन इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट्स, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, उसको तो क्या बोलते हैं आप उसको? या तो आप बोलोगे क्या? यूनियन गवर्नमेंट। या आप उसको क्या बोलते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नाम सुनते होंगे आप, ठीक है। और सेकंड, जो पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल लुक आफ्टर टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। जो केवल जिनका जो जुडिक्शंस होता है वो क्या होता है? कि स्टेट होता है, ठीक है। जैसे यूपी है, उत्तरांचल है, हरियाणा है, पंजाब है। तो पंजाब गवर्नमेंट्स का जो क्षेत्राधिकार है वो केवल और केवल पंजाब की जो टेरिटरीज है, लैंड बाउंड्रीज है पंजाब की, वहां तक उसका क्या होता है? वो उसके एरियाज होते हैं, वहीं पर उसको लॉ बनाना होता है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड, तो जैसे, और अभी थर्ड नंबर की गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, क्या होगा? पंचायत और अर्बन, है ना। तो थर्ड लेवल्स पे, जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें कौन कौन होता है? पंचायत और अर्बन की बात करते हैं। चलिए, कुछ इंटरप्ट हो गया था, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात की हमने नेशनल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, है ना, जिसके अंडर में पूरे कंट्री के लिए कुछ लॉ बना सकती है। जैसे आप देखोगे बैंकिंग, डिफेंस, है ना, तो ये नेशनल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर में कुछ अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पुलिस, है ना। हालांकि आप इंडिया में थोड़ा देखोगे कि दिल्ली, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज है और वहाँ पर असेंबली भी है, और वहाँ की जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। चलिए, थर्ड लेवल पर जो हमने बात की आपकी, वो लोकल गवर्नमेंट्स, जिसको आप सिटी एरियाज में जो होता है, अर्बन में, उनको अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं,
जो गांव में होती है उनको पंचायत बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे उनकी भी। बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर आप देखोगे दोनों लेवल्स के गवर्नमेंट्स को जो पावर्स का सोर्स है वो क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी भी कंट्री का, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली इंडिया। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स को किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने हैं, है ना, क्लियरली मेंशन है। स्टेट्स गवर्नमेंट्स को किन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने हैं, क्लियरली मेंशन है। और ये कहां से वो सोर्स आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशंस में। कॉन्स्टिट्यूशंस में उन सब का प्रोविजन है कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स के अंडर में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सेंटर के अंडर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर के अंडर में आते हैं, मेजर सब्जेक्ट सेंटर के अंडर में आते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की गवर्नमेंट होती है, जो राज्यों की जो सरकारें होती हैं, वो कभी भी सबॉर्डिनेट अधीनस्थ गवर्नमेंट नहीं होती है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनके पावर्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ठीक है, वो जो सब्जेक्ट्स मेंशन है कि ये सब्जेक्ट्स किसके अंडर में है? राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट। तो उन पर जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो फुली आपको इंडिपेंडेंटली क्या उन पर लॉ मेक कर सकती है। क्लियर? तो यहां पर लिखा हुआ कि पावर कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। ठीक है, वो अपनी पावर्स को, मैंने ऑलरेडी बताया कि वो इंडिपेंडेंटली यूज कर सकती है। पुलिस को लेकर क्या उसको लॉ बनाने हैं, हेल्थ को लेकर उसको क्या लॉ बनाने हैं, एग्रीकल्चर को लेकर उसको क्या लॉ बनाने हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करेंगे। बैंकिंग से रिलेटेड क्या लॉ बनाने हैं, आप देखते होंगे जब भी कुछ ऐसा आता है, अभी जैसा आपने देखा कि जब डिमोनेटाइजेशन किया गया इंडिया में, तो किसने किया? किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने तो नहीं किया, है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, है ना, कि आज से, जब भी उन्होंने स्पीच दिया आके कि आज से 1000 और 500 या 2000 के नोट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, है ना। ये क्योंकि बैंकिंग जो किसका है ना, जो करेंसी है वो किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं। डिफेंस को लेके, ठीक है, क्या कुछ भी जो इश्यू मतलब डिसीजन लेना है किसके अंडर में आएगा? किसके अंडर में आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये पावर उनको कहां से मिल रही है? ये पावर उनको वहां से मिल रही है। चलिए, ठीक है, पहला फीचर्स क्या है? ऑलरेडी फीचर्स आपने बहुत सारे जान भी लिए हैं, दोनों के, यूनिटरी गवर्नमेंट्स के फीचर्स और किसके फीचर? फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स के फीचर। देखिए क्या हमने यहां उनको लिखा है, लेवल्स, आपको पता है कि 2 और मोर लेवल्स इज नोन एज द फेडरलिज्म, है ना, 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट्स इज नोन एज द फेडरलिज्म। तो यहां पर देखिए लेवल्स को लिया गया है, यहां पर क्या क्या फंक्शन है उन गवर्नमेंट्स के और नेम क्या है स्पेशली, है ना। तो देखिए पहला क्या है? नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पहला जो किसके लिए? पैन कंट्री, पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होगी उसको नेशनल लेवल बोलेंगे। उसके फंक्शन गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, ठीक है, वो एंटायर कंट्री, ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन स्टेट्स भी किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर में है। ठीक है, गवर्नमेंट्स। अब देखिए, और इसका नेम क्या है? मैंने आपको बताया इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेकंड लेवल, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट रूलिंग एट डिफरेंट स्टेट्स, है ना। तो आपको पता है कि एनडीए में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछ लेगा किसी भी सब्जेक्ट को लेके, सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स नॉट कंसिडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट्स गवर्नमेंट्स, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको आप क्या देखते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, मोस्टली इंडिया में राज्य सरकार कहा जाता है। रीजनल कहा जाता है, प्रोविंशियल, क्योंकि प्रोविंशियल ब्रिटिश समय में चलता था वर्ड, तो अब प्रोविंशियल है कहीं आपको दिखेगा। हालांकि अगर आप देखोगे किसी भी स्टेट की अगर पीसीएस का आप फुल फॉर्म पूछोगे, है ना, तो उसका मतलब ही है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, है ना। तो प्रोविंशियल मतलब स्टेट, ब्रिटिश वर्ड था। लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शनिंग, और लोकल मैंने आपको बताया ये बार बार कि यहां पर आप हमारा जो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट डिवाइड इनटू 2, वन इज द विलेज लेवल
है ना, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, पंचायत लेवल, पंचायत से कहते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, ठीक है, ग्राम प्रधान होता है, सरपंच होता है, ठीक है। और जो अर्बन बॉडीज होती हैं, जो टाउन्स होते हैं या सिटी होते हैं, मेट्रो सिटीज होते हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली का एमसीडी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री, बहुत सारे, तो वहां उस लेवल पर क्या होता है, ये लोकल गवर्नमेंट्स होती है, तो उनके अंडर में हालांकि सब्जेक्ट इतने नहीं दिए गए, और वो कहीं ना कहीं एक बार आप देखोगे तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है, ये कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स उसके स्टेट्स गवर्नमेंट के अंडर में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में इसके इलेक्शन होते हैं, कब कराने कब नहीं, लेकिन स्टेट के इलेक्शन सेंटर के हाथ में नहीं होते। वहाँ इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो जब किसी गवर्नमेंट्स का 5 साल पूरे हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक इलेक्शन करा लेंगे, या बीच में ही अगर गवर्नमेंट्स का किसी वजह से डिस्टर्ब होता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी खो देती है, तो वहाँ हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को मिड टर्म इलेक्शन कराने पड़े, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है, चलिए बच्चों नेक्स्ट, सेकेंड लेवल ऑफ द सेकेंड फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजन। ध्यान रखिए, इंडिया का एग्जांपल लीजिए, इंडिया 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज, उनको मिला के एक नाम है इंडिया, भारत। अब उसी भारत में आप देखोगे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे स्टेट्स गवर्नमेंट है। तो क्या लिखा हुआ, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट्स के पब्लिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी चूज कर रही है, इलेक्ट कर रही है ना, और स्टेट्स को भी। तो गवर्नमेंट नेशनल लेवल की हो, सेंट्रल स्टेट लेवल की हो, सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, वो लोग वही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चुना है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी चुना है। बस डिफरेंस इतना है कि स्टेट लेवल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ओनली एंड ओनली उसका जुरिडिक्शन जो होता है वो केवल और केवल उसका स्टेट होता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर आप देखोगे जुरिडिक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या है, जैसे लेजिस्लेशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सिटीजनशिप का डिसीजन किसके अंडर में आता है ना, समझ रहे हो ना, कि हु कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ये कौन डिसाइड करेगा, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। नागरिकता की जहां बात आती है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है, जिसने जन्म लिया वो तो है ही भारत में, लेकिन अगर उसने भी कुछ ऐसा इलीगल काम किया तो भारत उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी कर सकता है, लेकिन वो टर्मिनेट करना और एडॉप्ट करना, दिस इज ओनली एंड ओनली किस पर डिपेंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं। भले ही मैं किसी स्टेट का कहीं भी रहा हूं, चाहे मैं केरला में रहा हूं, महाराष्ट्र में रहा हूं, यूपी में रहा हूं, लेकिन अगर मेरी सिटीजनशिप को लेके कोई भी क्वेश्चन रेज हुआ तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, पब्लिक हेल्थ, आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या और सैनिटेशन लेके, तो ये स्टेट्स के अंडर, स्टेट्स का यानी कि इट मीन सिंपल कि जो हेल्थ का जो मामला है, वो हेल्थ का जो इशू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देखती है, सॉरी। टैक्सेशन, टैक्स लगाना आपको पता है, इनकम टैक्स, कुछ टैक्स ऐसे, इनकम टैक्स हुआ, कस्टम ड्यूटीज हुई, है ना, ये भारत सरकार के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। स्टेट्स के कुछ टैक्स हैं ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंटल लगाती है, जैसे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर या अदर और कोई, ठीक है, वहां पर कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ हो, ठीक है, सीआईएसएफ हो, ये क्या है, ये किसके अंडर में आएंगी, ये सारी, और इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, दिल्ली में जो पुलिस है, सिविल पुलिस है, तो वो दिल्ली की जो सिविल पुलिस है वो भी किसके अंडर में आती है, हालांकि वो पैरामिलिट्री नहीं है, लेकिन वो किसके अंडर में आती है, भारत सरकार के अंडर में आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दिल्ली की पुलिस, ठीक है। बाकी जो और पुलिस है और स्टेट्स की, क्योंकि दिल्ली कंप्लीट स्टेट नहीं है, ठीक है, दिल्ली कैपिटल है हमारी, पुलिस है, यूपी की पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस, और भी किसी स्टेट की पुलिस, वो कंप्लीटली किसके अंडर में आती है,
उस स्टेट्स की गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो क्या उसमें रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको क्या है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। जुरिस्डिक्शन इज द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, के सब्जेक्ट किसके अंडर में आते हैं, मोस्टली ज्योग्राफी एरियल को लेके भी, ठीक है, कि लैंड यहां तक है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जहां दोनों यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के अंडर में आते हैं, फिर वो तो अभी बताएंगे आगे क्या। थर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। मैंने आपको पहले बता दिया कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, भारत सरकार हो, या आप देखते होंगे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पावर मिल रही है, वो कहां से है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है। नहीं तो पता चले कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी स्टेट को उठाकर टर्मिनेट कर दे या इलेक्शन न कराए, लेकिन क्योंकि क्लियर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि इतना टर्म है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का, किसी भी स्टेट का, वहां भी इसी तरह के उनके लिए भी उतनी पावर है, नहीं कि आप किसी की पावर नहीं है। हाँ, बस केवल क्या काम है गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट इंडिया की तरफ थोड़ा सा फेडरलिज्म हमारा किस तरफ जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, क्योंकि गवर्नर अपॉइंट करता है, कौन, भारत सरकार अपॉइंट करती है, ठीक है। देखिए वो जो स्टेट्स का स्टेट हेड होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, द जुरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी बात हो चुकी है पिछली पीपीटी में कि जो जुरिडिक्शंस है वो स्पेसिफाइड कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, है ना। दिस एंश्योर द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी of each level of government and prevention of the misuse of power, इसका पावर का मिसयूज को रोकना, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस में ना इनका जुरिडिक्शंस क्लियर होता तो बहुत सारे मिसयूज होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। नेक्स्ट, म्यूचुअल कंसेंट, है ना। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का तो फंडामेंटल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल प्रोविजंस क्या है कि इंडिया हमारा सेकुलर है, इंडिया हमारा सोवरेन कंट्री है, तो ये चेंज नहीं कर सकता गवर्नमेंट कोई भी, है ना। या कोई और मेजर चेंज करना है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर चेंज करना है, वाइस प्रेसिडेंट के लेकर इलेक्शन को लेकर चेंज करना है, ठीक है, या आप लोकसभा के जो टर्म है उसको चेंज करना है, तो कोई सिंगल गवर्नमेंट उसमें चेंज नहीं कर सकती। उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की आप वहां उस तरह की लॉ लाती है तो उसमें परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से भी लेनी होगी, है ना। सच चेंजिंग रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब 2027 में जब जीएसटी आया तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट्स गवर्नमेंट्स के भी परमिशन लेगा। बाकी जो मैंने नाम आपको बताए कि एलएस के टर्म में कुछ चेंज करना है, एलएस में लोकसभा कुछ और चेंज करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चेंज करना है, तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आपको किसका परमिशन लेना पड़ेगा, आपको साथ में स्टेट्स के भी परमिशन लेना पड़ेगा, वहां की असेंबलीज का भी परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। आपने देखा होगा बहुत विवाद होते हैं किसको लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं, और स्पेशली ये डिस्प्यूट्स तब ज्यादा होते हैं जब नेशनल लेवल पर, क्योंकि इंडिया फॉलो करता है पार्टी सिस्टम, है ना, पार्टी के बेस पर इलेक्शन होते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ये इशू जो डिस्प्यूट्स तब आप ज्यादा देखते होंगे जब सेंट्रल पे दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो और स्टेट में दूसरी पार्टी की। मोस्टली ये तब नहीं दिखाई देते जब सेंट्रल में भी गवर्नमेंट एक ही पार्टी की हो और स्टेट में भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो ये डिस्प्यूट उतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन जब डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट्स दोनों लेवल पर डिफरेंट हो जाती तो ये इशू आपको, तो अब आप हमने क्या कहा कि जो जुडिस्डिक्शन है दोनों गवर्नमेंट्स का वो कहां पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन होता है वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है ना। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है सब्जेक्ट्स को लेके, मोस्टली इस पर लॉ बनाया सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने,
स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया या स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ ही फंक्शन करने से रोक रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट सीधा कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरप्ट करेगा और इंटरप्रिटेशन करेगा। इंटरप्ट के बाद किसी भी गवर्नमेंट्स को जो दूसरे के जुडिक्शंस को क्या कर रही हो, मतलब उसको अधिरोपित कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या वहां पर उसको इंटरप्रिटेशन करेगा, व्याख्या करेगा कि हां नहीं ये इस तरह से है। अगर ये पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को है तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, अगर नहीं कर सकती है तो क्या करेगा, वहां उसको सुप्रीम कोर्ट क्लियर डिसीजन देगा कि आपके अथॉरिटी में नहीं हो। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट्स मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। और वो फाइनल डिसीजन दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट एम्पायर की भूमिका, जैसे मैच देखते होंगे आप, एम्पायर क्या अपील करते हैं, उधर बॉलर अपील करता है ना। हालांकि अब तो डीएसआर आ गया, लेकिन वहां डीएसआर वहां भी है, दोबारा से आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन वो फाइनल डिसीजन, जैसे मैच में आप देखते हो, क्रिकेट मैच में या किसी भी और में जहां अंपायर की भूमिका होती है, अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है, अगर आउट है तो आउट है। सेम ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है, वो बात ठीक है कि अगर एक लग रहा है कि डिसीजन दिया और वो डिसीजन गलत है, जैसे मैच में डीएसआर ले लिया था बैट्समैन द्वारा, ऐसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोबारा से अपील कर सकती है कि नहीं, लेकिन अगर जो है तो फिर वो डिसीजन आपको सुप्रीम कोर्ट का मानना पड़ेगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब सोर्स ऑफ रिवेन्यू, सोर्स ऑफ रिवेन्यू आपको पता है कि क्लियर है कि मोस्ट जो टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और बहुत सारे जो टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको लगाती है, कलेक्ट करती है, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट्स को। लेकिन जो टैक्सेस का इशू है वो मोस्टली किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसा नहीं स्टेट्स पे, स्टेट भी एग्रीकल्चर पर लगा सकती है, और ढेर सारे सब्जेक्ट हैं जहां वो, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये मैंने यहां लिखा है। नेक्स्ट, डुअल ऑब्जेक्टिव, कि जो फेडरलिज्म को है, फेडरलिज्म को लाया गया, तो क्यों, इसका मोटो क्या है? तो क्लियर क्या है? डुअल ऑब्जेक्टिव। पहला, सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव हो क्या है? सेफगार्ड देना, प्रोटेक्शंस देना, ठीक है, प्रमोट करना यूनिटी को, कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करना, कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट्स और फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट यूनिटी डिस्ब्रेक ना हो, ठीक है। और अकोमोडेशन रीजनल डाइवर्सिटी, साथ में क्या है कि जो रीजनल, आप जानते हो कि इंडिया में डाइवर्सिटी कितनी, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन, डिफरेंट टाइप की कास्ट, और उसके बाद आप कास्ट भी देखोगे, उसके बाद ट्राइब्स ग्रुप्स इतने इंडिया में, उन सब को ध्यान में रखते हुए इंडिया में फेडरलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया, ताकि उससे क्या हो, हमारी रीजनल डाइवर्सिटी बनी रहे और लोगों के अंदर ये कभी भावना ना पड़े कि हम एक अलग कंट्री में रह रहे, एक ही देश में रहते हुए, ठीक है। तो इसलिए दीज आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना, उसको लेने का। चलिए, तो ये फीचर्स थे इंपॉर्टेंट, आपको यही से बहुत सारा लेगा, तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ज्ञान सागर एडुटेक से जुड़े रहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो कंपटीटर हो किसी एग्जाम का, और स्पेशली जो बच्चे बोर्ड में हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं कि वो लगातार, अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो मुझको वॉच करते रहें और देखते रहें। आप आगे फिर आपके लिए नेक्स्ट, अभी तक तो मैंने फेडरलिज्म और इट्स फीचर बताया, इसी टॉपिक्स को या दूसरे और टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप मेरे से जुड़े रहें, और एक बात ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, ओके। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, ठीक है बच्चों, ओके बाय।